नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा। ये इसका पार्ट 1 है, जिसमें हम शुरू के आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे देश के प्रेसिडेंट महामहिम से रिलेटेड हैं। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। दोस्तों, हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो की जाती है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक हेड ऑफ द स्टेट होता है और दूसरा होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो होता है हमारे देश का राष्ट्रपति, और दूसरा जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो होता है हमारे देश का प्रधानमंत्री। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत का जो प्रधान सेवक होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। मैक्सिमम पावर, या आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी पावर, डिपेंड्स ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहला आर्टिकल जो कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड है वो है आर्टिकल नंबर 52, जो कि कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 53 सबसेक्शन 1 कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। की जो यूनियन, भारत की जो यूनियन है, उसका जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो किसके ऊपर वेस्ट करता है? प्रेसिडेंट के ऊपर। लेकिन एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और वो इस एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल या तो डायरेक्टली कर सकता है, और दूसरा तरीका ये है कि उससे सबऑर्डिनेट, मेनली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उनकी एडवाइस के बाद वो इस एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल कर सकता है। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अप्रॉक्सीमेट 90% केसेस में प्रेसिडेंट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस के बाद ही करता है। ठीक है। आर्टिकल 53 सबसेक्शन 2 क्या कहती है? विदाउट प्रेजिडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड द एक्सरसाइज देयर ऑफ शैल बी रेगुलेटेड बाई लॉ। कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेस होती हैं, मेनली इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, जो कि हमारी आर्म फोर्सेस हैं, उनका जो सुप्रीम कमांडर होता है वो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, कल को अगर इंडिया का किसी से वॉर होता है, पास्ट में हम लोग पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ वॉर लड़ चुके हैं, तो जो वॉर की शुरुआत, वॉर का एंड, ये सब कुछ आपका प्रेसिडेंट के द्वारा ही अनाउंस किया जाता है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर आता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टरल कॉलेज। आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में जिस तरह प्रधानमंत्री चुना जाता है उस तरह प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता है। प्रेसिडेंट को चुनने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश में 2 तरीके यूजुअली होते हैं। फर्स्ट, पोस्ट द पास सिस्टम, जिसमें जो मैक्सिमम वोट पाता है वो जीतता है। ठीक है, मेजॉरिटी की जो सीटें पाएगा वो जीतेगा। एंड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनको सेलेक्ट करने के लिए एक अलग तरह की इंस्टीट्यूशन होती है जिसको कि इलेक्टरल कॉलेज कहते हैं। और प्रेसिडेंट के चुनाव में इलेक्ट्रल कॉलेज में वोट करने का अधिकार किसका होता है? दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉमिनेटेड मेंबर, जो इलेक्टेड मेंबर हैं दोनों हाउसेस के, वो उनका अधिकार होता है वोट करने का। और दूसरा, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। भारत में जितने भी राज्य हैं वहाँ की विधानसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर, उनका वोट करने का अधिकार होता है। भारत के किसी भी यूनियन टेरिटरी में यूजुअली तो आपको लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं मिलेगी एक्सेप्ट दिल्ली एंड द पुदुचेरी। तो दिल्ली और पुदुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, इलेक्ट्रल कॉलेज में।
आर्टिकल 55 क्या कहता है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है कि इलेक्टोरल कॉलेज में किस तरह वोट पड़ते हैं, उसके ऊपर तो एक पूरी सेपरेट वीडियो बन सकती है, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसमें आप लोगों को बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। तो आर्टिकल 55 ये बताती है दैट मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है। देन आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है उसमें उसकी टर्म किस तरह की होती है। याद रखिएगा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस। जिस दिन वो अपने ऑफिस में एंटर करता है उस दिन से 5 साल। और ये कहाँ मेंशन गया? आर्टिकल 56 सबसेक्शन 1, provided that the president may by writing under his hand address to the vice president resign his office। और याद रखिएगा, कल को अगर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है तो वो रेजिग्नेशन वो किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा। एक सवाल है जिसका जवाब मैं आप लोगों से चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है? Who administer the oath of the President of India? अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। द प्रेसिडेंट मे फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय इम्पीचमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 61, कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है, ठीक है, इम्पीचमेंट के थ्रू भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन इम्पीचमेंट के लिए भी बैकग्राउंड में वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कि अगर भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान को वायलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है while using his office, while he is in office, he or she is in office, तो इस तर्ज पर इम्पीचमेंट की जा सकती है, जो कि एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, जो कि एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तीसरा पॉइंट ये कहता है द प्रेसिडेंट शैल नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस। भाई एक बात याद रखना कि प्रेसिडेंट तब तक अपने ऑफिस के अंदर रहेगा, मतलब आई मीन टू से दैट वो काम प्रेसिडेंट रहेगा, मतलब ऑफिस का मतलब ये नहीं कि घर नहीं जाएगा। प्रेसिडेंट तब तक, मान लीजिए कि रामनाथ कोविंद इस वक्त हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, वो तब तक भारत के राष्ट्रपति रहेंगे, भले ही उनका 5 साल खत्म क्यों ना हो जाए, तब तक रहेंगे जब तक कि उनका सक्सेसर ना आ जाए, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के आप देश नहीं चला सकते, ठीक है। अब एक सवाल और है कि भारत के राष्ट्रपति का पद कितने महीने तक के लिए वैकेंट रह सकता है? वैकेंट टू मीन्स दे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो तो वाइस प्रेसिडेंट आपका बिहेव करेगा एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो कौन बिहेव करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन वो आपका प्रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका सर्विंग प्रेसिडेंट। मेरा ये कहना है कि भारत के राष्ट्रपति का पद कितने महीने तक के लिए खाली रह सकता है, मतलब कितने महीने तक सर्विंग प्रेसिडेंट को, ठीक है, या एक्टिंग प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जा सकता है। और दोस्तों आज की वीडियो का जो आखिरी आर्टिकल है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में किसी भी नागरिक की प्रेसिडेंट बनने की कोई लिमिट नहीं है, वो जितने मन बार चाहे उतनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे कि अमेरिका में एक इंसान सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, मगर भारत में री एलिजिबिलिटी आपकी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप चाहो तो 10 बार इलेक्शन लड़ सकते हो, 10 बार भारत का राष्ट्रपति बन सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू एंड इट डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल पार्टी। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 57, फ्रॉम आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 57 समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया
तो कमेंट बॉक्स में पहले तो वो सारे के सारे आंसर मुझे बताइए जो कि मैंने आप लोगों से पूछा है। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय एंड बी सेफ, बी हेल्दी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गुरु घंटाल।